नमस्ते एवरीवन। पहले ऋतुचर्या के लेक्चर के अंदर हमने हेमंत और शिशिर ऋतु के बारे में बात की थी। नाउ इस लेक्चर में हम वसंत ऋतु के बारे में देखेंगे। ओके, याद रखिएगा वसंत ऋतु का दूसरा नाम कुसुमागम है। याद रखिएगा वसंत ऋतु का दूसरा नाम कुसुमागम है। ठीक है, कुसुम से हमें ऐसे याद रखना है, जैसे हम देखते हैं ना कि वसंत ऋतु के अंदर पुष्प आता है। आपने देखा होगा कि वसंत ऋतु के अंदर अलग अलग पुष्प होते हैं। तो कुसुम से हमें पुष्प याद रख लेना है कि जिस ऋतु में पुष्प आएगा, तो पुष्प कौन सी ऋतु में आएगा, तो कि भी वसंत ऋतु में। तो वसंत ऋतु का दूसरा नाम कौन सा है, कुसुमागम, हमें ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, वसंत ऋतु में होगा क्या, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं। तो हेमंत और शिशिर, उसके बाद वसंत ऋतु आती है। ठीक है भाई, तो हेमंत और शिशिर ऋतु में क्या होता है, ठंडक की ऋतु है, तो शरीर के अंदर कफ संचय होगा, कफ का संचय होगा। अभी जो कफ का संचय हुआ है, हेमंत और शिशिर तो ठंडक की ऋतु है। शिशिर के जस्ट बाद कौन सी ऋतु आती है, तो कभी वसंत ऋतु। और वसंत ऋतु के क्या अंदर क्या होगी, वसंत ऋतु के अंदर सूर्य की किरणों की वजह से जो संचित हुआ कफ है वो लिक्विफाई होगा, वो पिघलेगा। हेमंत और शिशिर में जो कफ का संचय हुआ वो वसंत ऋतु में बिकॉज ऑफ सन रे क्या होगा, लिक्विफाई होगा। और अभी जो कफ लिक्विफाई होगा तो क्या होगा, कफ का प्रकोप होगा। और ये तो हमको पता है ना कि भाई वात का प्रकोप कौन सी ऋतु में होगा, वर्षा ऋतु में, ये हमें पता ही है। पित्त का प्रकोप शरद ऋतु में, और कफ का प्रकोप वसंत ऋतु में, ये हमें पता ही है। ठीक है, चलो वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप हो गया। अभी कफ का प्रकोप हुआ, ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि कफ का मेन स्थान कहाँ पर है। तो कफ का मेन स्थान आमाशय है भाई, कफ का मेन स्थान आमाशय है। कफ लिक्विफाई होगा मतलब कफ का प्रकोप होगा, तो ये बढ़ा हुआ कफ क्या करेगा, अग्नि के ऊपर आवृत हो जाएगा, अग्नि को मंद कर लेगा। इसके लिए संहिता में एक शब्द बोला गया है, कायाग्नि बाधते। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कायाग्नि बाधते, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही पूछेगा कि कायाग्नि बाधते कौन सी ऋतु के बारे में बोला गया है। रिमेंबर, वसंत ऋतु के बारे में बोला गया है। अष्टांग हृदय ने क्या क्या कहा है, हत्वा अग्नि कुरुते रोगान। अष्टांग हृदय ने बोला है अग्नि को हणेगा और रोग करेगा, तो हत्वा अग्नि कुरुते रोगान। जबकि चरक ने क्या कहा है, कायाग्नि बाधते। एक ट्रिक से हम याद रखेंगे। कौन से पथ्य आहार विहार हमें लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। एक वस्तु हमेशा याद रखना, वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, ये याद रखिएगा। ओके, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है शोले के गब्बर की, देखिए क्या है। तो ट्रिक में ऐसे साइड में फोटो भी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी से। तो क्या है कि बांधेली बसंती के कान में, बांधेली बसंती के कान में, गब्बर ने क्या कहा, वो आप जब आपने शोले फिल्म देखी होगी तो वहाँ बोला है ना, गब्बर बोलता है कि नाच बसंती नाच, आपको शायद पता हो तो। ठीक है, बांधेली बसंती के कान में गब्बर ने नाचने को कहा कि भाई नाच बसंती नाच। तो सब खुश हो गए, या खुश से हम सुखी हो गए, ऐसे याद रखना है कि सब लोग सुखी हो गए, है ना, क्योंकि डांस देखने मिलेगा बसंती का। और सुखी होके उन लोगों ने क्या किया, रोटली शाक और दारू पिया। नॉर्मल हमारा रूटीन खाने क्या क्या रहता है, शाक रोटली रहता है और साथ में दारू, ऐसे याद रख लेना है। तो बांधेली बसंती के कान में गब्बर ने क्या कहा, नाचने को कहा। जैसे ही नाचने को कहा सब लोग सुखी हो गए और रोटली शाक और दारू का पान किया। बस ऐसे याद रखना है, हमारा चरक का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। बांधेली बसंती, बांधेली से हमें याद रखना है कायाग्नि बाधते, कायाग्नि बाधते। तो प्रश्न पूछेगा कायाग्नि बाधते किस ऋतुचर्या के बारे में। बांधेली बसंती, यहाँ बसंती से हमें याद रखना है बसंत ऋतु, वसंत ऋतु हमें याद रखना है। तो बांधेली बसंती के कान में गब्बर ने क्या कहा, नाच बसंती नाच। तो कान से हमें याद रखना है, कान से हमें क्या याद रखना है, काना नाम च यौवनम, काना नाम च यौवनम। काना नाम मतलब बगीचे, है ना। जो इस ऋतु के अंदर हमें गार्डन में घूमना चाहिए, ऐसा बोला है, काना नाम च यौवनम। यही पूछेगा कि काना नाम च यौवनम किस ऋतुचर्या के बारे में बोला गया है। गब्बर ने क्या कहा, नाचने को कहा। सब लोग सुखी हो गए, सुखी से याद रखना है इस ऋतु के अंदर हमें सुखाम्बु का प्रयोग करना है। हम कौन सी भी क्रिया करें, हमें सुखाम्बु, सुखाम्बु है ना गुनगुना पानी, उसका प्रयोग करना है। कोई भी शौच विधियाँ नहीं, शरीर की कोई भी शुद्धि की विधि हो, चाहे वो स्नान हो, हाँ, चाहे वो मल भाग का शोधन करना हो, हमें सुखाम्बु का प्रयोग करना है। तो सुख शौच विधि। अभी ये लाइन बहुत सिंपल है,
क्या कहा है, इस ऋतु के अंदर हमें व्यायाम करना चाहिए, उद्वर्तन करना चाहिए, धूम करना चाहिए, कवल करना चाहिए, अंजन करना चाहिए। भाई ये सारी चीज़ क्या डिनोट करती है, ये सारी चीज़ कफ को कम करने वाली है। व्यायाम आप करेंगे तो कफ लिक्विफाई होगा, मतलब कफ कम होगा। उद्वर्तन कफहर मेदसोप्र विलायन, धूमपान वात और कफ की कंडीशन में यूज़ करते, कवल है, अंजन है, ये सब कफ प्रकोप में यूज़ होता है। तो ये सिंपल अगर ऐसी लाइन आ जाएगी कि व्यायाम उद्वर्तन धूम कवल अंजन किस ऋतुचर्या के बारे में बोला गया है, तो सिंपल है भाई, वसंत ऋतु के बारे में बोला गया। सभी चीज़ें यहाँ कफ को शमन करती है। ठीक है, तो सुखी होकर इन लोगों ने क्या किया, शाक रोटली और दारू पिया। ठीक है भाई, शाक रोटली और दारू पिया, क्योंकि डाकू लोग हैं, उनको शाक में मांस और दारू तो चाहिए, तो शाक रोटली और दारू पिया। रोटली पे रोटली किसकी बनती है, कुछ लोग यव की रोटली खाएंगे, तो कुछ लोग गऊ की रोटली खाएंगे। तो यव गोधूम भोजन, याद रखिएगा, यव गोधूम भोजन। ठीक है, शाक किसका लिया, फिर शाक मांस में कौन सा है, शश शरभ और एण, याद रख लीजिएगा, शश शरभ और एण का मांस रस रोटली के साथ खाया, शश शरभ और एण। ठीक है, दारू कौन सा पिया, ये इंपॉर्टेंट है, निर्गद सिद्धू माध्विक। निर्गद सिद्धू माध्विक यानी सिद्धू माध्विक जिसके अंदर कोई रोग ना हो, है ना, एकदम शुद्ध सिद्धू और माध्विक होना चाहिए, कोई उसके अंदर मिलावट नहीं होनी चाहिए, ऐसे याद रखिएगा। ये लोग तो डाकू लोग हैं ना, इनके पास तो पैसे हो गए, क्योंकि लूटते हैं, तो पैसे इनके पास हो गए। ठीक है, तो ये कैसा दारू पिएगी, ऐसा दारू पिएगा जो किसी भी विकार रहित हो। तो पूछेगा कि निर्गद सिद्धू माध्विक किस ऋतुचर्या के बारे में बोला गया है, तो निर्गद सिद्धू माध्विक मतलब कोई भी विकार रहित दारू हो, सिद्धू और माध्विक हो। ठीक है, और विकार रहित कौन पीता है, जिसके पास पैसे, पैसे किसके पास है, तो के गब्बर के पास, क्योंकि वही तो लूटता है। ठीक है, तो ऐसे हम याद रख लेना है। ठीक है, सो बांदेली बसंती के कान में गब्बर ने नाचने को कहा, सब लोग सुखी हो गए और रोटली शाक और दारू पिया। कौन सा रस वर्ज्य है, ये बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, वसंत ऋतु के अंदर कफ का प्रकोप होता है, तो कफ के प्रकोप जो भी कोज है जो कफ का प्रकोप करते हैं उसका सेवन हमें नहीं करना है, सिंपल चीज़ें। जैसे कफ का प्रकोप कौन करता है, तो कि भाई गुरु और स्निग्ध गुण है, वो कफ का प्रकोप करता है, तो इसका सेवन नहीं करना है। दीवा स्वप्न का सेवन नहीं करना है, क्योंकि दीवा स्वप्न भी कफ को बढ़ाता है, अभी ये याद रख लीजिएगा। दीवा स्वप्न कौन सी ऋतु के अंदर वर्ज्य है, ये याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है। दीवा स्वप्न वर्ज्य 3 ऋतु है जिसमें दीवा स्वप्न वर्ज्य बोला गया है। कौन सी ऋतु, सिंपल है, जस्ट याद रखिएगा, वात पित्त और कफ। वात का प्रकोप कौन सी ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु। पित्त का प्रकोप शरद ऋतु, और कफ का प्रकोप वसंत ऋतु। भाई सिंपल, ये 3 ऋतु है जिसमें दीवा स्वप्न निषेध बोला गया है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए दीवा स्वप्न कौन सी ऋतु में निषेध बोला गया है, जस्ट याद रखिएगा, प्रकोपित ऋतु। प्रकोपित ऋतु दोषों के अनुसार, कभी वायु का प्रकोप कौन सी ऋतु में होता है, तो कभी वर्षा ऋतु में, पित्त का प्रकोप शरद ऋतु में, और कफ का प्रकोप वसंत ऋतु में। तो ये तीनों ऋतु में दिवा स्वप्न वर्ज्य है। अभी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। वसंत ऋतु में कौन से रस वर्ज्य बताए गए। भाई वसंत ऋतु के अंदर किसका प्रकोप होता है, तो कभी कफ का प्रकोप होता है। और कफ का प्रकोप कौन से रस कफ का प्रकोप करते हैं, तो कभी मधुर, अम्ल और लवण, ये हमको पता है, मधुर, अम्ल और लवण रस कफ का प्रकोप करते हैं। पर वसंत ऋतु में कौन से रस वर्ज्य बोले गए, मधुर और अम्ल ही वर्ज्य बोले गए हैं, लवण वर्ज्य नहीं बोला गया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लवण रस यहाँ वर्ज्य नहीं बोला गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, लवण रस वर्ज्य नहीं है, मधुर और अम्ल रस ही वसंत ऋतु के अंदर वर्ज्य बोले गए, ये याद रखिएगा। तो ये था वसंत ऋतु अकॉर्डिंग टू चरक। अकॉर्डिंग टू वाग्भट हम देखते हैं, वाग्भट ने क्या किया। वाग्भट ने आगे बोला, जैसे चरक ने तो ऐसा ही बोला ना कि बांदेली बसंती के कान में गब्बर ने कुछ कहा था, नाचने को कहा था, तो सब लोग सुखी होकर शाक रोटली और दारू पी रहे थे। ठीक है, वाग्भट ने बोला कि चरक ने तो सिर्फ इतना ही देखा है कि गब्बर ने उसके कान में ऐसा कहा, बट वाग्भट ने बोला कि मुझे और कुछ पता है। वाग्भट को क्या पता है, तो वाग्भट ने बोला कि गब्बर ने बसंती के कान में बोला वो तो ठीक है, साथ साथ नाचने के लिए उसके पैर भी दबाए। याद रखिएगा, उसके पैर दबाए, पैर दबाते दबाते उसके साथ मस्त बात की। जैसे ये फोटो आप याद रखिएगा, उसके पैर दबाए, उसके साथ बढ़िया बात की, मस्त बात की। फिर क्या किया, जिस प्याले में बसंती ने दारू पिया था उसी प्याले में
उसी दारू को गब्बर ने भी पिया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक एक चीज़ का यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे बाजू में, तो बाजू में क्या है, सोए के अंदर लोह के सोए के अंदर मांस पक रहा है। ठीक है, उस मांस को भी बसंती को खिलाया, जिस वजह से बसंती क्या हो गई, दक्ष और कामोद्दीपक हो गई, कामना वाली हो गई। ठीक है, और फिर क्या की, और बसंती ने गब्बर की मसाज की। फिर से वाग्भट ने क्या देखा, वाग्भट ने तो कहा कि चरक ने तो सिर्फ इतना ही देखा है कि गब्बर ने बसंती के कान में कुछ कहा, लेकिन वाग्भट ने बोला मुझे और पता है। वाग्भट को और क्या पता है, तो गब्बर ने बसंती के पहले पैर दबाए, पैर दबाते दबाते उसके साथ मस्त बातें भी की, बढ़िया बातें की। फिर क्या किया, जिस प्याले में बसंती ने रस पिया था, यानी कि रस यानी या में अल्कोहल लेना है, जो दारू पिया था उसी रस को, उसी दारू को गब्बर ने भी पिया। साथ में अभी जब मध्य की बात आएगी तो खाने में हम मांस की बात करेंगे। ठीक है, तो साइड में सोया के अंदर पिरोया हुआ मांस जो पक रहा था उसको भी बसंती को खिलाया। इस वजह से भाई मध्य भी साथ साथ मांस भी खाया। इस वजह से बसंती क्या हो गई, दक्ष और कामोद्दीपक हो गई, कामना वाली हो गई। और फिर उसने क्या किया, गब्बर का मसाज किया। देखते क्या कहना चाहता है। पैर दबाया से हमें याद रखना है पादाघात। पादाघात मतलब इस ऋतुचर्या के अंदर हमें पैर की कसरत करनी चाहिए। ये हमें हेमंत ऋतु के अंदर भी देखा था ना। वाग्भट ने हेमंत ऋतु के अंदर क्या कहा था कि भाई जो हेमंत की पत्नी थी, चरक ने क्या बोला था, हेमंत की पत्नी ने उसको उत्सादन किया, उसको अभ्यंग किया, उसको मूर्धनि तेल है ना, मस्तक पे तेल लगाया, फिर जंतक स्वेदन किया। ठीक है, जंतक स्वेदन के बाद मैथुन किया। वाग्भट ने बोला ये तो ठीक है, उसके अलावा मुझे पता है हेमंत ऋतु के बारे में। वाग्भट ने और क्या बोला था कि वाग्भट ने बोला था कि हेमंत की पत्नी ने हेमंत को चप्पल से पैर दबाया था। पैर दबाया, दैट इज पादाघात, पाव की कसरत। तो हेमंत ऋतु के अंदर भी पाव की कसरत बोली गई है, पादाघात बोला गया है, और वसंत ऋतु के अंदर भी पादाघात बोला गया है। चलो ठीक है, पैर दबाया। उसके साथ मस्त बात की, बढ़िया बात की, दैट इज गोष्ठी कथा। गोष्ठी कथा यानी अपनी साथी के साथ, अपने मित्र के साथ, अपनी पत्नी के साथ अच्छी अच्छी बातें करना, गोष्ठी कथा। जिस प्याले में बसंती ने रस पिया था उसी प्याले में गब्बर ने भी पिया, दैट इज सहकार रस। ये वसंत ऋतु के अंदर बोला गया है, सहकार रस। साइड में सोया के अंदर पिरोया हुआ मांस जो पक रहा है उसको हम कहेंगे शूल्य भूख। शूल्य यानी सोया, लोखंड का सोया, शूल्य भूख, उसको भी खाना चाहिए। फिर क्या, इस वजह से बसंती क्या हो गई, दक्ष और कामोद्दीपक हो गई, कामना वाली हो गई। तो याद रखिएगा, दक्ष से याद रखिएगा दक्षिण। बसंत ऋतु के अंदर दक्षिण दिशा की जो वायु है वो कामोद्दीपक है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाएगा कि वसंत ऋतु के अंदर कौन सी दिशा की वायु कामोद्दीपक है, तो दक्षिण दिशा की वायु वो कामोद्दीपक है, याद रखिएगा। तो फिर बसंती ने गब्बर का क्या किया, मसाज किया। मसाज से हमें ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वसंत ऋतु के अंदर पान हेतु हमें क्या लेना चाहिए, पान हेतु हमें क्या लेना चाहिए। तो मसाज से याद रखिएगा, म से याद रखिएगा मध्व अम्बु, मधु का अम्बु। स से याद रखिएगा श्रृंगवेर अम्बु, श्रृंगवेर यानी सुंठी। दूसरे स से हम याद रखेंगे सारा अम्बु, और ज से हम याद रखेंगे जलद अम्बु। तो ये चार अम्बु मोस्ट इंपॉर्टेंट है वसंत ऋतु के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मसाज किया, म से मध्व अम्बु, स से श्रृंगवेर अम्बु, दूसरे स से सारा अम्बु, और ज से जलद अम्बु। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि पादाघात कौन सी ऋतु के बारे में बोला गया है, गोष्ठी कथा कौन सी ऋतु के बारे में बोला गया है, सहकार रस, शूल्य भूख कौन सी दिशा की वायु कामोद्दीपक है वसंत ऋतु के अंदर, दक्षिण दिशा की। पान हेतु निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता, ये चारों इंपॉर्टेंट है। ये चारों का प्रयोग वसंत ऋतु के अंदर किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये है हमारी वसंत ऋतु जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमें बहुत मतलब कंटेंट मिल जाता है एग्जाम में पूछने के लिए। ठीक है, कायाग्नि बाधते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। निर्गद सिधु माध्विक, याद रखेगा कौन सा सिधु माध्विक, निर्गद सिधु माध्विक, यही पूछेगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु, इसलिए इसका एक सिनोनियम गर्म भी है। अभी गर्म से सिंपल याद रही है, गर्म अलग और घन अलग, आगे घन ऋतु आएगी, घन ऋतु। ये है गर्म थी, गर्मी हमें याद रख लेनी है। उसका एक अलग सिनोनियम निदाग भी है, निदाग से लास्ट के ग से हमें याद रखना है ग्रीष्म, ऐसे याद रख लीजिएगा। निदाग किसका सिनोनिम, निदाग ग से हमें ग्रीष्म याद रख लेना है।
अभी ग्रीष्म ऋतु में होता क्या है, तो ग्रीष्म ऋतु में सबको पता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत ही इंटेंस हो जाती है, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु के अंदर सूर्य की किरणें क्या करती है, पृथ्वी के अंदर और शरीर के अंदर जो भी स्नेह भाग है उसको पी लेती है। जो रवि है, जो सूर्य है, वो क्या करता है, तो सारे जगत के अंदर जो भी स्नेह भाग है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो पी लेता है। इस कारण से पृथ्वी क्या हो जाती है, पृथ्वी और शरीर क्या हो जाता है, जो देह देश है और जो भूमि देश है वो क्या हो जाता है, रुक्ष हो जाता है। सिंपल है। देखिए क्या बोला है, मयूखे जगत स्नेह ग्रीष्मे पे पीयते रवि, यही कोटेशन आएगी और पूछेगी किस ऋतुचर्या के बारे में। मयूखे जगत यानी सारा जगत, सारे जगत में जो भी स्नेह भाग है वो ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या होगा, जो सूर्य है उसको पी लेगा, सूर्य है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा स्नेह भाग को। तो इस ऋतु के अंदर हमें कौन सा पथ्य आहार लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, देखते, बहुत ही सिंपल है। जस्ट हमें इसके बारे में याद रखने के लिए हमें एक चीज़ याद रखनी है। जैसे कि भाई समर की सीज़न आएगी, तो समर की सीज़न में हम क्या करेंगे, समर की सीज़न में हम क्या करेंगे, तो समर की सीज़न के अंदर हम शिरडी का रस पियेंगे, ऐसे याद रखिएगा, शिरडी का रस पियेंगे, ठीक है। समर की सीज़न के अंदर हम शिरडी का रस पियेंगे। और शिरडी के रस जब हम पीते हैं तो शिरडी के रस में कौन कौन से गुण होते हैं, शिरडी के रस में कौन कौन से गुण होते हैं, तो शिरडी का रस हम देखेंगे तो भाई मधुर होता है, ये हमको पता है, ठीक है। जो शिरडी का रस है वो द्रव होता है, लिक्विड होता है, नहीं होता। शिरडी का रस वो शीत होता है, ठंडा होता है, ये भी हमें पता है। और जब हम शिरडी के रस को शायद 2 उंगली के बीच में रखेंगे तो हमें थोड़ी स्निग्धता भी मालूम पड़ती है, ठीक है। तो ये 4 गुण याद रख लीजिएगा शिरडी के रस के, क्योंकि शिरडी का रस हम समर के अंदर ऑलमोस्ट पीते हैं, ठीक है। और इसी से हमें सारी ग्रीष्म ऋतुचर्या याद रह जाएंगी। तो 4 चीज़ें याद रखनी है, मधुर, द्रव, शीत और स्निग्ध। ये याद रही तो हमें सब याद रह जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। मधुर से हमें याद रखना है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर हमें शर्करा मंथ का पान करना चाहिए। होता है ना, जब समर ऋतु आती है तो हम शरबत बनाते हैं, तो शरबत से क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर वो शक्ति आएगी, ठीक है। क्योंकि जो सूर्य है वो हमारे शरीर के स्नेह भाग को चूस लेता है, ठीक है। इसलिए अगर हम शर्करा मंथ पियेंगे, साकर वाला जो शरबत पियेंगे तो शरीर के अंदर शक्ति आएगी, ठीक है भाई। द्रव से हमें क्या लेना है, हमें घृत लेना है, हमें पय लेना है और हमें शालियन लेना है। भाई सिंपल चीज़ें। ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो सूर्य है वो हमारा स्नेह भाग ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमारा शरीर कैसा हो जाता है, रुक्ष हो जाता है। और रुक्ष शरीर में हमें कैसा आहार लेना चाहिए, भाई ऐसा लेना चाहिए जो स्निग्ध हो, सिंपल चीज़ें। और स्निग्ध कौन है, तो भाई घृत है, पय है, ये क्या है, स्निग्ध है। तो घृत और पय का सेवन हमें इस ऋतु के अंदर करना है, सिंपल चीज़ें। तो घृत, पय और शालियन न द्रव में आएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे शीत के बारे में। देखो शीत में क्या बोला गया, बहुत ही सिंपल है। अभी गर्मी की सीज़न है, तो गर्मी की सीज़न में हमें कैसे घर में रहना चाहिए, सिंपल है, जो ठंडा घर हो, है ना। अभी तो एसी वो सब आ गया है। देखिए क्या कहता है, दिवा शीत गृहे निंद्रा निशी चंद्राशु शीतले। और यही कोटेशन आएगा एग्जाम में, कभी दिवा शीते गृहे निंद्रा निशी चंद्राशु शीतले, किस ऋतु के बारे में बोला गया है। पहले क्या कहना चाहते हैं वो समझ लीजिए आप। दिन के टाइम में हमें क्या करना है, ऐसे गृह में रहना है जो शीत हो, ऐसे घर में हमें सोना है जो ठंडा हो। और क्या कहता है, निशी चंद्राशु शीतले, जब रात हो जाए तो रात में हमें क्या करना है, जो चंद्र की किरणें हैं उसके पास हमें रहना है, यानी अगासी पर रहना है। अगासी पर डायरेक्ट चंद्र की किरणें आएंगी तो वहाँ में रहना है। तो पूछेगा दिवा शीते गृहे निंद्रा निशी चंद्राशु शीतले, किस ऋतुचर्या के बारे में बोला गया है। पर एनी हाउ ये क्या कहना चाहता है, एनी हाउ शरीर को ठंडक मिलनी चाहिए। और ठंडक की जरूरत किस ऋतु के अंदर पड़ती है, तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर पड़ती है, सिंपल है, ठीक है। फिर और शीत में क्या बोला गया कि मुक्ता और मणि का सेवन करना चाहिए। मुक्ता मणि वो शीत द्रव्य है, शीत रस औषधि, आपको पता होगा, उसको सिर्फ धारण करना है। और क्या बोला है, भजते चंदन दिग्धांग प्रवाते हर में मस्तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सिंपल है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर गर्मी पड़ती है, तो गर्मी से हमें क्या करना है, शरीर को ठंडक चाहिए। तो शरीर के ठंडक के लिए हम क्या करेंगे, चंदन का लेप लगाएंगे। सबको पता है, ये सबको पता है कि चंदन है शीत है, तो चंदन का लेप लगाएंगे तो गर्मी शरीर को कम लगेंगी। आगे क्या बोला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रभात का सेवन करना चाहिए। ये मैंने बात की थी पहले लेक्चर में। प्रभात का सेवन हमें ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिए। प्रभात यानी सामने से आने वाला
पवन, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी पड़ती है, अगर सामने से पवन आएगा तो हमें थोड़ी ठंडक मिलेंगी। हाँ, पर प्रभात का सेवन किस ऋतु में नहीं करना है, तो याद रखिएगा हेमंत ऋतु में। हेमंत ऋतु के अंदर हमें प्रभात का सेवन नहीं करना है, ये खास याद रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट है हर्म्य मस्तक, हर्म्य मस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर्म्य मस्तक मतलब वही कि चंदन का प्रॉपर जो लेप करके हमें रखना चाहिए या सोना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो भजते चंदन दिग्धांगे प्रभाते हर्म मस्तके, ये किसके बारे में बोला गया है, तो ये ग्रीष्म ऋतु के बारे में बोला गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद स्निग्ध कौन सा लेना चाहिए, तो स्निग्ध में है जांगल मृग पक्षी का मांस भी बोला गया है साइड में, ठीक है। जैसे घृत और पई भी स्निग्ध में आएगा, लेकिन वो लिक्विड है तो द्रव में ही हम रखेंगे। स्निग्ध में हम रखेंगे जांगल मृग पक्षी के मांस, ठीक है। स्निग्ध में हम ये रखेंगे जांगल मृग पक्षी के मांस, याद रखिएगा। ग है ना, गथी में जांगल मृग पक्षी। आगे आएगा पुराण जांगल मृग पक्षी, वो हम वर्षा ऋतु के अंदर देखेंगे, वो आपको याद रह जाएगा, डोंट वरी। तो याद रखिएगा हेमंत ऋतु के अंदर क्या था, हेमंत ऋतु के अंदर शरीर के अंदर अग्नि बहुत थी, इसलिए हमें आनूप, उदक, बिलेशय ऐसे मांस रस का प्रयोग करना है। जांगल मांस रस का प्रयोग हेमंत ऋतु के अंदर नहीं बोला गया है। ग्रीष्म के अंदर ग्रीष्म से ग से क्या याद रखना है, जांगल, तो जांगल मृग पक्षी के जो मांस रस है वो हमें ग्रीष्म ऋतु के अंदर सेवन करने हैं। ये जांगल मृग पक्षियाँ, पुराण जांगल मांस नहीं बोला गया है, पुराण जांगल मांस आगे आएगा, याद रखिएगा। तो चरक ने 4 चीज़ें याद रखिएगा, मधुर, द्रव, शीत और स्निग्ध। शेरडी का रस याद रखिएगा, है ना, शेरडी का रस से हमें याद रह जाएगा, वो मधुर भी होता है, लिक्विड भी होता है, शीत भी होता है और स्निग्ध भी होता है। भाई कौन से रस का सेवन हमें ग्रीष्म ऋतु के अंदर नहीं करना है, भाई सिंपल चीज़ें। ग्रीष्म ऋतु कौन सी ऋतु है, गर्मी की ऋतु, और गर्मी से हम कौन से दोष लेते हैं, तो कभी पित्त दोष। पित्त दोष को बढ़ाने वाले रस कौन से, तो कभी अम्ल, लवण और कटु, बहुत ही सिंपल। तो याद रखिएगा ग्रीष्म ऋतु के अंदर अम्ल, लवण और कटु का सेवन नहीं करना चाहिए। इस चीज से आपको कन्फ्यूजन होगी। कन्फ्यूजन कहाँ पर होगी, जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि अम्ल, लवण और कटु रस का सेवन किस ऋतु के अंदर निषेध बोला गया है, हम डायरेक्ट कहाँ देखेंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे शरद ऋतु के अंदर। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भाई शरद ऋतु के अंदर पित्त का प्रकोप होता है और अम्ल, लवण, कटु तीनों रस पित्त को बढ़ाएंगे। पर याद रखिएगा ये शरद ऋतु के बारे में नहीं बोला गया है, ये किसके बारे में बोला गया है, ये ग्रीष्म ऋतु के बारे में बोला गया है। ऐसे याद रखिएगा, अम्ल, लवण, कटु रस शरीर की गर्मी बढ़ाएंगे, और गर्मी बढ़ाएंगे तो किस ऋतु के अंदर नहीं लेना है, तो याद रखिएगा ग्रीष्म ऋतु के अंदर नहीं लेना है। खास याद रखिएगा, अम्ल, लवण, कटु रस किस ऋतु में निषेध है, शरद के अंदर निषेध नहीं बोला गया है, ग्रीष्म के अंदर निषेध बोला गया है, ये याद रखिएगा। मध्य के बारे में बोला गया, भाई मध्य का कैसा स्वभाव है, उष्ण स्वभाव है, तो मध्य के बारे में क्या बोला गया है ग्रीष्म ऋतु के अंदर, तो समर ऋतु के अंदर मध्य लेना ही नहीं है। अगर लेना है तो बहुत ही अल्प लेना है, या फिर बहुउदक यानी बहुत पानी के साथ मिक्स करके लेना है हमें, या तो मध्य लेना नहीं है। अगर लेना है तो बहुत ही अल्प लेना है और बहुत सारा पानी मिक्स करके हमें लेना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मध्य उष्ण है तो उष्ण ग्रीष्म ऋतु में हमें नहीं लेना है, ठीक है। व्यवहार और व्यायाम भी वर्ज्य, ये बहुत ही सिंपल है। कौन कौन सी ऋतु के अंदर व्यवहार और व्यायाम वर्ज्य, कैसे हम देखेंगे, ऐसे देखिए, शी, व, ग्री, व, श है, ये हमें पता है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ठीक है। जो शिशिर ऋतु और जो हेमंत ऋतु है उसके अंदर बल बहुत ही अधिक है, शिशिर और हेमंत के अंदर बल बहुत ही अधिक है, इस ऋतु के अंदर सबसे बढ़िया बल। आगे वसंत और शरद उसके अंदर मध्यम बल, और जो ग्रीष्म और वर्षा है उसमें सबसे कम बल होगा, अवर बल होगा। और जिस ऋतु में अवर बल होगा उस ऋतु के अंदर हम व्यवहार और व्यायाम नहीं करेंगे, सिंपल चीज़ें। तो पूछा जाएगा कि व्यवहार और व्यायाम, मैथुन और व्यायाम किस ऋतु के अंदर निषेध है, याद रखिएगा ग्रीष्म और वर्षा। जो हम क्रम लिखेंगे, शी, व, ग्री, व, श है, जो बीच की जो 2 ऋतु आएंगी उस ऋतु के अंदर व्यवहार और व्यायाम वर्ज्य है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें सबसे कम बल है, ऐसा याद रखिएगा, ठीक है। शिशिर और हेमंत में सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा बल है। तो इस ऋतु के अंदर हमें क्या करना है, जब मन हो तब मैथुन करना है, ऐसा हमने आगे देखा था ना हेमंत ऋतु के अंदर, प्रकामम च निषेवते, जब इच्छा हो तब हमें मैथुन करना है। वसंत और शरद ऋतु के अंदर हमें 3-3 दिन पर मैथुन करना है, 3-3 दिन पर। और ग्रीष्म और वर्षा के बारे में ऐसा बोला गया है कि 15-15 दिन पे मैथुन करना है, क्योंकि बल बहुत ही कम है, ठीक है।
लेकिन अगर चरक की बात करें तो चरक ने क्या कहा है, व्यवहार और व्यायाम का निषेध बोला है। कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु ने के अंदर व्यवहार और व्यायाम का निषेध बोला है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वाग्भट के बारे में। वाग्भट ने एक कोटेशन दिया है, जैसे कि चरक ने कोटेशन दिया था ना, कम मयूखे जगत स्नेहे ग्रीष्मे पेपी यते रवि, उसी तरह वाग्भट ने भी कोटेशन दिया है। वाग्भट का भी हम ऐसे ही याद रखेंगे, शिरडी का रस, मधुर, द्रव, स्निग्ध और शीतम। वाग्भट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रीष्म ऋतु वाग्भट का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, पहले उसका कोटेशन देख लेते हैं। प्रति अहम क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्तते। भाई क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर, जैसे वसंत में तो कफ का प्रकोप होगा, ग्रीष्म ऋतु के अंदर गर्मी बहुत ही बढ़ेगी, सूर्य की किरण बहुत ही ज़्यादा होगी, जो क्या करेगा, कफ को नाश कर लेगा। तो कफ का क्षय होगा इस ऋतु में, और अगर कफ का क्षय होगा तो उसके विरोधी गुण वाला कौन है, वायु है, तो वायु बढ़ेगा, वात वृद्धि होगी। तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि प्रति अहम क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुष्य वर्धते। अभी इस ऋतु इस कोटेशन से लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि भाई तेन वायुष्य वर्धते, और वायु का प्रकोप किस ऋतु में होता है, तो कभी वर्षा ऋतु में, और लोग यहाँ वर्षा ऋतु टिक करके आ जाते हैं। नहीं, प्रति अहम क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुष्य वर्धते, ये ग्रीष्म ऋतु के बारे में बोला गया है, वर्षा ऋतु के बारे में नहीं बोला गया, ये खास याद रखिएगा। सो कौन कौन से पथ्य है जो हमें ग्रीष्म ऋतु के अंदर फॉलो करने, चलो देखिए। पहले मधुर, मधुर से हमें क्या याद रखना है, जैसे चरक में हमने क्या याद रखा था, शर्करा मंद, वैसे ही हमें वाग्भट के अंदर याद रखना है शर्करा शक्तु, याद रह जाएगा, बहुत ही सिंपल है। और क्या बोला है, सशीत माहिष क्षीरम, क्या बोला है कि माहिष का जो क्षीर है उसका सेवन हमें करना चाहिए। शीत यानी यहाँ सीता है शर्करा, तो शर्करा के साथ हमें माहिष क्षीर का सेवन करना चाहिए, ये है मधुर, ठीक है, करना चाहिए, क्योंकि माहिष क्षीर भी क्या होता है, माहिष क्षीर के अंदर स्निग्धता ज़्यादा होती है गो क्षीर से, गाय के दुग्ध से। माहिष जो भैंस का जो दूध होता है उसके अंदर स्निग्धता ज़्यादा होती है। याद रखिएगा ग्रीष्म ऋतु के अंदर किस प्राणी का क्षीर बोला गया है, माहिष क्षीर बोला गया है, ये खास याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड है द्रव, तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर हम द्रव क्या लेंगे, जैसे कि चरक ने तो द्रव के बारे में क्या बोला है, घी और दूध और शाल्यन्न, उसके बारे में बोला गया है, ठीक है। वाग्भट ने द्रव के बारे में क्या क्या, पंचसार पानक का हमें प्रयोग करना है। पंचसार पानक, देखिए पंचसार पानक के बारे में क्या कहे, नीचे देखिए। पंचसार पानक में 5 चीज़ें हैं, कौन सी है, यष्टि मधु है, खजूर है, परुषक यानी फालसा है, शर्करा है और द्राक्षा है, और उसके अंदर अलग से मधु ऐड कर लिया गया है, ठीक है। तो ये सारे द्रव्य हम शरबत के अंदर भी नाखते हैं ना भाई, खजूर है, फालसा है, शर्करा है, द्राक्षा है, इन सब का हम शरबत बनाते हैं समर में, ठीक है। ऐसे हमें याद रख लेना है कि खजूर पुरुष ने श्रद्धा से यम को बुलाया, खजूर पुरुष ने श्रद्धा से यम को बुलाया। खजूर से याद रखना है खजूर, पुरुष से याद रख लेना है परुषक, श्रद्धा से याद रखना है श्रद्धा से याद रख लेना है शर्करा और द्राक्षा, और यम से याद रख लेना है यष्टि मधु, और मध से अलग से याद रख लेना है मधु एक टाइम नहीं याद रखेगा तो चलेगा, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, यष्टि मधु, खजूर, परुषक, शर्करा और द्राक्षा, ये है पंचसार पानक, और ये है उसके इंग्रेडिएंट। तो पूछे जाए पंचसार पानक का वर्णन किस ऋतुचर्या के बारे में है, पानक है ना, पानक है, शरबत है, तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर। अलग से रसाला राग शाड़ों का भी प्रयोग बोला गया है। अलग से मोस्ट इंपॉर्टेंट पाटला वासित चंब, ये क्या है, तो पाटला वासित चंब यानी जो पाटला के जो पुष्प है उससे सुगंधित किया हुआ पानी है, उसका अम्ब यानी पानी, उसका सेवन हमें ग्रीष्म ऋतु के अंदर करना है। अम्ब यानी पानी से याद रख लीजिएगा। पानी हम किस ऋतु में ज़्यादा पीते हैं, तो समर ऋतु के अंदर ज़्यादा पीते, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो पाटला वासित चंब और पंचसार पानक का प्रयोग ग्रीष्म ऋतु के अंदर बोला गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमें देखेंगे स्निग्ध में हमें क्या याद रख लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्निग्ध में याद रख लेना है शशांक किरण याद रख लीजिएगा, शशांक किरण, उसको हम दूसरे कर्पूर नालिका भात भी बोलते हैं। शशांक किरण क्या होता है, तो शशांक किरण में भात होता है, उस भात के अंदर हम क्या क्या डालते हैं, तो शशांक, कर्पूर, शशांक से क से कर्पूर याद रख लीजिएगा, शशांक से शशांक, क से कर्पूर, तालिश पत्र और घृत, इससे बनाया हुआ जो भात है दैट इज शशांक किरण, या घृत आ गया है ना तो स्निग्धता आ गई, तो बोलेगा शशांक किरण का सेवन हमें
किस ऋतु के अंदर करना है, तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर करना है। दूसरा कैसे याद रखेगा भाई, शशांक और शशि किसका सिनोनियम है, चंद्र का सिनोनियम है। और चंद्र में क्या देता है, शीतलता देता है। और शीतलता किस ऋतु के अंदर जरूरी है भाई, ग्रीष्म ऋतु के अंदर। तो शशांक किरण, ऐसे ही पूछेगा कि शशांक किरण का सेवन किस ऋतुचर्या के अंदर है, तो सिंपल ग्रीष्म ऋतुचर्या के अंदर है। दूसरा क्या बोला गया है, कुंदेन्दु धवलशाली प्लस जांगल मांस रस। क्या बोला है, कुंदेन्दु मतलब चंद्र, चंद्र समान शाली, शाली मतलब भात, ऐसे भात जो चंद्र के समान तेजस्वी हो, उसके साथ हमें जांगल मांस रस का प्रयोग करना है। तो ये भी स्निग्धता आ गई। आगे हमें चरक के अंदर भी जांगल मांस के बारे में देखा था, जांगल मृग पक्षी, वो एक स्निग्धता ही। वाग्भट के अंदर स्निग्धता में क्या है, जांगल मांस रस है, लेकिन इसको किसके साथ लेना है, भात के साथ लेना है। वो भात भी कैसा है, कुंदेन्दु धवल। फरी हम देखें कुंदेन्दु, इंदु किसका सिनोनियम है, इंदु ये चंद्र का सिनोनियम है। तो चंद्र की जरूरत हमें किस ऋतु के अंदर ज़्यादा पड़ती है, तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर ज़्यादा पड़ती है। ऐसे भी याद रख लीजिएगा, राइट। नाम से ही याद रखना है। अगर नाम याद है कि भाई कुंदेन्दु, ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा कि कुंदेन्दु धवलशाली प्लस जांगल मांस रस का सेवन किस ऋतु के अंदर है भाई, कुंदेन्दु, इंदु यानी चंद्र, चंद्र का प्रयोग कौन सी ऋतु में ज़्यादा है, तो कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर हमें ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अगर पूछा जाए कि शशांक किरण किस ऋतुचर्या के अंदर है, शशांक यानी शशि यानी चंद्र, चंद्र का प्रयोग हमें ग्रीष्म ऋतु के अंदर ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। पंचसार पानक यानी शरबत है, पाटला वासिच अम्ब पानी हम किस ऋतु के अंदर ज़्यादा पीते हैं, ग्रीष्म ऋतु के अंदर। माही शिक्षिर याद रख लेना है, शर्करा सत्तू ऐसे ही हमें याद रह जाएगा शरबत की तरह से, ठीक है। शीत में हमें क्या बोला गया है, ये शीत में थोड़ा अलग है। शीत में देखो क्या बोला गया है, पुस्त स्त्री स्तन हस्त आस्य प्रवृत्तो उशिरवारिण, ऐसे ही कोटेशन बोलेगी, ऐसे ही कोटेशन पूछेगी। पुस्त यानी पुतला, यानी स्त्री का पुतला होना चाहिए, और उस स्त्री के पुतले के स्तन से, हस्त से और आस्य से उशीर वारिणी यानी पानी निकलना चाहिए। हमें ऐसी जगह बैठना चाहिए जिस जगह पर ऐसे पुतले हो स्त्री के, जिस स्त्री के पुतले के स्तन, हस्त और मुख से पानी निकले, हमें ऐसे पुतले के बाजू में बैठना चाहिए ग्रीष्म ऋतु के अंदर, क्योंकि क्या देगा, ये एक प्रकार की ठंडक देगा। ऐसे में याद रख लेना, यही कोटेशन पूछेगा कि पुस्त स्त्री स्तन हस्त आस्य प्रवृत्तो उशीरवारिण किस ऋतु के बारे में बोला गया है, ठीक है। ना वाग्भट ने ग्रीष्म ऋतु के अंदर क्या वर्ज्य बोला गया है, तो जो भी चरक ने वर्ज्य बोला वो सारा वर्ज्य, जैसे अम्ल लवण कटु का सेवन नहीं करना चाहिए, मध्य का सेवन नहीं करना चाहिए, बहुत अल्प करना चाहिए या बहुत पानी ऐड करके करना चाहिए, व्यवहार और व्यायाम का सेवन नहीं बोला है, ठीक है। उसके साथ क्या नहीं बोला है, उसके साथ याद रखिएगा वाग्भट ने अर्क सेवन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी हम बात करेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है आगे बात करेंगे। याद रखिएगा चरक ने ग्रीष्म ऋतु के अंदर अर्क सेवन निषेध ऐसा नहीं बोला कि भाई सूर्य का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा चरक ने कहीं नहीं बोला है, लेकिन वाग्भट ने बोला है कि सूर्य का सेवन, अर्क यानी सूर्य का सेवन हमें ग्रीष्म ऋतु के अंदर नहीं करना है। भाई सिंपल है, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु, गर्मी किससे होती है यार, सूर्य से होती है ना। ग्रीष्म समर की ऋतु के अंदर सूर्य का बहुत ही प्रभुत्व होता है, ठीक है भाई। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर हमें सूर्य का सेवन नहीं करना है, क्योंकि जितना सूर्य का सेवन करेंगे, सूर्य में रहेंगे, धूप में रहेंगे, उतना ही वो हमारे स्नेह को सोच लेगा, ठीक है। तो वाग्भट ने बोला है कि अर्क का सेवन, सूर्य का सेवन नहीं करना है, चरक ने नहीं बोला है, खास याद रखिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ खास याद रखिएगा, बिकॉज आगे वर्षा और शरद में यही सेम टॉपिक आएगा और आपको कन्फ्यूजन होगी। अभी इतना याद रखेंगे, जब शरद और वर्षा आएंगी तब हम डिटेल में देखेंगे कि आतप का क्या चक्कर है, ठीक है। क्या बोला है, निवृत्त काम तंत्र से सूक्ष्म तनुवासन। आगे वाग्भट ने क्या वर्ज्य बोला है कि हमें निवृत्त काम तंत्र से, मतलब काम यानी यह मैथुन की बात हो गई है, यहाँ हमें मैथुन का निषेध करना है। और यही तो चरक ने बोला था ना, चरक ने भी क्या कहा था, व्यवहार यानी मैथुन का निषेध बोला गया है। कौन कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के अंदर, क्योंकि बल बहुत ही कम होता है। तो मैथुन का यहाँ भी निषेध, निवृत्त यानी निषेध नहीं प्रयोग करना है। और क्या बोला गया है, सुसूक्ष्म तनु वासन, वासन यानी वस्त्र, हमें कैसे वस्त्र ग्रीष्म ऋतु के अंदर पहनने चाहिए, तो कि भाई हमें एकदम थीन कापड़, थीन क्लोथ ग्रीष्म में अंदर पहनने चाहिए। ऐसे हम पहनते हैं ना, हम ग्रीष्म ऋतु के अंदर एकदम बहुत ठीक ऐसे नहीं पहनते, हम ग्रीष्म के अंदर स्वेटर नहीं पहनते, बहुत ही गर्मी होती है एनवायरमेंट में, तो हम कैसे क्लोथ पहनते हैं, जो एकदम पतले हो, जिससे अंदर ठंडक बनी रहे, ऐसे हम क्लोथ पहनते हैं। तो सुसूक्ष्म तनुवासन किस ऋतु के अंदर, किस ऋतु के बारे में बोला गया है,
ग्रीष्म ऋतु के बारे में बोला गया, ये खास याद रखिएगा। नौ फिर से इंपॉर्टेंट, जैसे चरक ने बोला था कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर मद्य का सेवन नहीं करना है, वैसे ही वाग्भट ने भी बोला है कि ग्रीष्म के अंदर हमें मद्य का सेवन नहीं करना है। अगर हम मद्य का सेवन करते हैं तो क्या होगा, मोह होगा, ये इंपॉर्टेंट है। 4 चीजें होगी, मोह, शोष, शैथिल्य और दाह, ऐसे याद रखिएगा। मौसाद, मौसाद आपको पता होगा, इजराइल का ग्रुप है, ठीक है। मौसाद मोह, शोष, शैथिल्य और दाह, मध्य उष्ण स्वभाव वाली होती है ना, दाह होगा, शरीर सूख जाएगा अगर ज़्यादा पीते हो तो। मोह होगा, शरीर एकदम शिथिल हो जाएगा। तो मौसाद याद रख लीजिएगा, मौसाद वाले मद्य ज़्यादा पीते हैं। तो अगर मद्य ज़्यादा पी लिया, अगर ग्रीष्म ऋतु के अंदर मद्य पी लिया तो क्या होगा, ये सिर्फ वाग्भट ने बताया है। चरक ने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि मद्य का सेवन नहीं करना है। वाग्भट ने ये भी बोला है कि मद्य का सेवन नहीं करना है, तो बोला है, ये भी बोला है कि अगर पिया जाए तो क्या होगा, तो मोह, शोष, शैथिल्य और दाह होगा। ये चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये थी हमारी वसंत और ग्रीष्म ऋतुचर्या। आगे के लेक्चर में हम वर्षा और शरद के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलो बाय बाय, आवजो।